गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों की बात है कि एक पेशेंट मुझे मिले बाहर। उन्होंने अपने यहाँ से 2 साल पहले लगभग एमनियोसेंटेसिस कराया था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एमनियोसेंटेसिस हमने कराया था और अभी हमारे बच्चे में कुछ प्रॉब्लम्स जा रही हैं। वो डॉक्टर के पास गए, पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि इस बच्चे को कुछ ऑटिज्म का प्रॉब्लम आ रहा है, बच्चा लेट रिस्पॉन्ड करता है। तो पेशेंट ने मुझसे पूछा कि क्या यह चीज 2 साल पहले एमनियोसेंटेसिस में नहीं पता लगाई जा सकती थी, जबकि हमने आपके यहाँ से कराया था तो हमें बताया गया था कि सब कुछ ठीक है। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन, जेनेटिक्स ऑल्सो। तो मैं जेनेटिक क्लिनिक भी चलाता हूँ साथ में, ताकि बच्चा हो तो अच्छा हो। अब ये जो बात है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब एमनियोसेंटेसिस कर रहे हैं तो बच्चे में यदि आगे जाके कोई ऑटिज्म हो या फिर बच्चे में कोई आगे जाके कोई ऐसा डिसऑर्डर हो जो हमने बताया नहीं और ये बताया कि बच्चा ठीक ठाक है। आज जो मैं कमेंट देने वाला हूँ, जो वीडियो बनाने वाला हूँ, शाम को जो लाइव रहूँगा, इसी बात पे भी काफ़ी कुछ रहेगा। पर एक चीज़ मैं इस दौरान बताना चाहता हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है कि ये कनेरी है, ये बच्चा है, ये बच्चे की नाल है और यहाँ पर एक पानी रहता है, उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। ये जो पानी है ये बच्चे के यूरिन से बनता है और बच्चे के स्किन के सेल इसमें आते हैं। यूरिन में रहता है मतलब बच्चे के सेल्स भी इसमें तैरते रहते हैं। हम इसका जब पानी बाहर निकालते हैं अल्ट्रासाउंड के गाइड से, तो हमको ये पानी बाहर मिलता है। इस पानी में बच्चे के सेल्स भी होंगे। इनको यदि हम बड़ा करें, एक सेल को, तो ये ऐसा दिखेगा, उसके भीतर एक न्यूक्लियस दिखेगा। इसको यदि मैं और बड़ा करूं तो इस न्यूक्लियस के भीतर बच्चे की DNA की लड़ी रहती है। उसको एक लड़ी मदर से मिलती है, एक फादर से मिलती है। अधिकतर जो एमनियोसेंटेसिस कराए जाते हैं, अधिकतर वो या तो डबल मार्कर पॉजिटिव या हाई रिस्क है, एंटी स्कैन में प्रॉब्लम है, या फिर क्वाड मार्कर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम बताई जाती है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम होने का खतरा है। अब जब आप ये जांच करते हो तो आपके पास में एक टास्क दिया जाता है कि क्या बच्चे को सच में डाउन सिंड्रोम का खतरा है। तो हम इस बच्चे के जो सेल निकलते हैं उसमें डाउन सिंड्रोम खाली देखने का टेस्ट लगाते हैं। साथ में एक ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18, ये मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम के एबनॉर्मेलिटी होने के खतरे हैं कि नहीं वो देखते हैं। ये जनरली देखा जाता है। ये बेसिकली है क्या? ये जो DNA की लड़ी है, इसको यदि मैं सीधा करूं तो इसके जो पीसेस, इसके जो पैकेट्स होते हैं, उन पैकेट्स को बोलते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो होते हैं, ये हमें 23 पैकेट मदर से मिलते हैं, बच्चे को 23 पैकेट उसके माँ से मिले, 23 पैकेट उसके फादर से मिले। कुल मिला के उसके पास में 46 पैकेट्स होना चाहिए, जो कि आपस में जुड़ के ये लड़ी बनाते हैं। जो डाउन सिंड्रोम का खतरा बताया जाता है, ये जो पैकेट्स हैं इनको हम नंबर भी देते हैं। 1 नंबर, 2 पैकेट, 2 नंबर, 3 नंबर पैकेट, 4 नंबर पैकेट, 5 नंबर, ऐसे करके हम 23 पैकेट बनाते हैं। महिलाओं की उम्र ज्यादा होने से या महिलाओं के अंडे में कई बार जब ये महिला, इसकी मदर जब अपने एग्स बनाएगी तो इस बच्चे को उसको 23 देना है, 23 पैकेट। तो इसके जो 46 पैकेट हैं, उन 46 पैकेट में 23 पैकेट का डिवीजन हो जाना चाहिए।
ये जो डिवीजन होता है, इसको खींचने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें यदि कोई अवरोध आ जाए, कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाए, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ 22 पैकेट आए और एक तरफ 24 पैकेट आए। अब ये 24 पैकेट यदि हस्बैंड के 23 पैकेट से मिले तो ये बनेगा बच्चा 47 पैकेट वाला। अब ये जो 47 पैकेट वाला बनेगा, इसमें जो 21 नंबर का पैकेट है वो यदि एक तरफ एक्स्ट्रा आ गया, मतलब यहाँ 2 21 आ गए और इधर 21 का 0, इससे जो बच्चा बनेगा वो तो अबॉर्ट हो जाता, बनता ही नहीं है। पर कई बार 24 से और 23 की मुलाकात से जो 47 वाला बच्चा बनता है वो जीवित रह सकता है, तब उसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। 21 नंबर का पैकेट एक्स्ट्रा लेके यदि बच्चा पैदा होता है तो उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 18 नंबर का पैकेट लेके यदि पैदा होता है तो उसको एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। 13 नंबर का पैकेट लेके यदि बच्चा पैदा होता है तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। बाकी पैकेट का मैं डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाकी पैकेट के लेके यदि एक्स्ट्रा बच्चा बनता है तो अधिकतर उनके एबॉर्शन हो जाते हैं, तो आपको वो बच्चा जिंदा नहीं मिलता। चूंकि बच्चे जीवित पैदा होते हैं ये डिफेक्ट लेके, तो इनको लेके चिंता है। एक बार बच्चा जीवित यदि इनको लेके पैदा होता है तो बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि ये ठीक नहीं होता। अब क्या केवल पैकेट देखना ही उचित है? मान लीजिए कि पैकेट सही है 23 और किसी पैकेट के भीतर यहां पर कोई ना कोई गायब है या कोई एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो वो तो हम इस टेस्ट में देखना नहीं चाहते थे, ना हमारा टारगेट है। पर मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि सब माइक्रोस्कोपिक कोई जुड़ गया या हट गया पैकेट के भीतर, उसको भी कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल माइक्रोएरे। इतनी दूर तक का गड़बड़ी को हम एमनियोसेंटेसिस में पता करते हैं। अब इसका जो पैकेट है, इस पैकेट को यदि आप और बड़ा करोगे तो इसके भीतर बहुत सारे अक्षर लिखे हुए हैं, क्योंकि उसी के अक्षर के हिसाब से रीड करके प्रोटीन बनता है, सब कुछ होता है, डीएनए का अक्षर लिखा रहता है। अब पैकेट भी सही दिख रहा, जगह भी ठीक दिख रही, पर कहीं पर कोई एक अक्षर गायब है या कोई एक अक्षर ऐड हो गया, तो यहां से जो प्रोटीन बनेगा वो गड़बड़ बनेगा। तो जब इस तरीके के टेस्ट का करना होता है तो उसको बोलते हैं फिर जेनेटिक टेस्ट। 25,000 से 30,000 जीन है, किसका टेस्ट करें? तो क्या सभी बच्चों का जेनेटिक टेस्ट करें, होल जीनोम सीक्वेंसिंग करें? ऐसा नहीं होता। अब जो आपका जो क्वेश्चन था कि मेरा बच्चे को, आपने बोला था डाउन सिंड्रोम नहीं है, तो उसके बच्चे को डाउन सिंड्रोम नहीं है, उसके बच्चे को सब माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, पर उसके बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दिख रही है जिसके कारण उसको चिंता है कि उसके भीतर बच्चे में कुछ, उसके बच्चे में जो डेवलप हो रहा है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर माइलस्टोन डिले। जरूरी नहीं कि वो जेनेटिक डिफेक्ट से ही हो रही हो सकता है कि हो रही हो, पर जब जिस कारण से उसने मुझसे एमनियोसेंटेसिस कराया था, जिस टारगेट को देखने बोला था, वो टारगेट सही है, पर टारगेट के भीतर यदि कोई गड़बड़ हो तो वो आप नहीं देख सकते अनटिल अनलेस, जब तक कि आपको बोला ना जाए कि आप इस टारगेट को भी देखिए। कई बार आजकल हमसे कई पेशेंट ऐसा भी बोलते हैं कि आप जितना हो सके मैक्सिमम इसको देखिए, तो आपको पूरा जीन देखना पड़ेगा, एक्सोम सीक्वेंसिंग करना पड़ेगा। तो क्या सबका एक्सोम सीक्वेंसिंग करने लगे? खर्च बढ़ेगा, प्लस कुछ ऐसी जानकारियां भी मिलती हैं जो आपको जरूरत नहीं थी और आपको डिस्टर्ब भी करती हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए एमनियोसेंटेसिस में अभी तक क्रोमोसोमल माइक्रोएरे और मैं क्रोमोसोम के साथ में, पैकेट्स के साथ में, पैकेट के भीतर का कुछ हद तक का डिफेक्ट देखने की कोशिश करता हूं, जो वर्ल्ड में यही चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि डाउन सिंड्रोम का बच्चा तो पैदा नहीं होगा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट लेके नहीं होगा, सब क्रोमोसोमल माइक्रोएरे वाला डिफेक्ट, उसको माइक्रो डिलीशन एंड डुप्लीकेशन बोलते हैं, कॉपी नंबर वेरिएशन बोलते हैं, वो लेके नहीं होगा,
पर अब बच्चे को मान लीजिए थैलेसीमिया हो जाए, तो आपके घर में थैलेसीमिया है ये तो पहले से पता नहीं था, दोनों कैरियर है वो भी नहीं देखा, पर आपके उस बच्चे में ना डाउन सिंड्रोम है ना कोई दूसरा डिलीशन डुप्लीकेशन वाला डिजीज है, पर बच्चे को जेनेटिक डिफेक्ट हो गया थैलेसीमिया का, तो आपने थैलेसीमिया क्यों नहीं देखा? ऐसे ही टेस्ट के लिए, ऐसे ही जांच के लिए आज का जो मैं शाम को कर रहा हूँ उसी पे बात करने वाला हूँ कि फिर हम कैसे देखें। तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि हमारी फैमिली में ये डिजीज़ चल रही है, हमको अंदेशा है कि ये डाउन सिंड्रोम भी नहीं है, ये डिलीशन डुप्लीकेशन भी नहीं है, पर हमको अंदेशा है कि हमारे यहाँ पर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का चल रहा है, कोई ऑटिज्म का चल रहा है, किसी को हुआ था मेरे रिश्ते में, किसी को हुआ था मेरे परिवार में। ये चीज़ें हम पूछते हैं। यदि वैसा हुआ है तो हम पेशेंट से पूछते हैं क्या वो टेस्ट भी आप कराना चाहते हो, चूंकि वो एक्सपेंसिव होता है तो कई बार वो नहीं कराते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमनियोसेंटेसिस करा के डाउन सिंड्रोम का टेस्ट कराए वो नॉर्मल है, उसके बाद का भी हमने थोड़ा डिटेल टेस्ट कराया वो भी नॉर्मल है, पर उसके भीतर में यदि कुछ प्रॉब्लम निकली तो निकल सकती है और वो पहले से मालूम नहीं रहती। तो ये चीज़ें होती हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मैं और एक बताना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन और आया था कि हमने डबल मार्कर कराया वो लो रिस्क आया, फिर हमने टारगेट स्कैन कराया वो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, पर बच्चे को डाउन सिंड्रोम निकला। बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको डाउन सिंड्रोम मिला। ये चीज़ें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जो आप डबल मार्कर, टारगेट स्कैन, एंटी स्कैन ये सब करते हैं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। हो सकता है कुछ डाउन सिंड्रोम उसमें छूट जाएं। इसके कारण आजकल मैं इवन अमेरिकन और यूरोपियन में सोसाइटीज़ में भी ये रिकमेंडेशन होने लगा है कि आप हर महिला को एक एमनियोसेंटेसिस जो कि 99% करेक्ट होता है उसको एक ऑफ़र दीजिए। यदि वो चाहे कि पक्का टेस्ट कराना चाहते हैं क्या, ये पूछ लें। यदि वो हाँ करती है तो उनको एमनियोसेंटेसिस का ऑफ़र ज़रूर दें। ये एक इन्वेजिव टेस्ट है बट इसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है, बहुत ही कम है, और रिजल्ट उसमें 99% होता है और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो क्या सबका हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करने लगे? कुछ हद तक ये पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कराना चाहते हैं, पर यदि कोई बहुत कंफर्म होना चाहता है तो हम उसको ऑफ़र ज़रूर करते हैं कि आप चाहें तो एमनियोसेंटेसिस करा सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।